हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। जितने भी स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है और 100% आपका क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे कक्षा 10 विज्ञान के। ठीक है, इसके अलावा आपको अगर इनका पीडीएफ चाहिए, इन प्रश्नों का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगा, है ना। इसके अलावा मॉडल पेपर, सैंपल पेपर के पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, है ना। क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर, इसकी लाइव क्लास डेली शाम को 7:30 बजे चलती है। शाम को 7:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर मैं क्लास 10th मैथ का मॉडल पेपर सॉल्व करा रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाता हूं, है ना। इसके बाद क्लास 10th एमसीक्यू, क्लास 10th जो साइंस है उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जितने भी प्रश्न हैं उन सबका लाइव सॉल्यूशन करवाता हूं सुबह 5:30 बजे, है ना। तो आप सुबह 5:30 बजे लाइव आकर देख सकते हैं और शाम को 7:30 बजे क्लास 10th का मॉडल पेपर हम सॉल्व करवाते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको उनके आंसर भी दूंगा विद पीडीएफ, है ना। तो आंसर देखिए इसका, अभिक्रिया में ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। याद रखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। ठीक, एक लाइन का क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाएगा फ्रेंड्स, 2 नंबर में पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, संचारण के 2 उदाहरण लिखिए। संचारण के 2 उदाहरण देना है आपको, है ना। नंबर फर्स्ट हो जाएगा लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। याद रखिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए क्या होती है, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देखिए आप, कार्बन और ऑक्सीजन की क्रिया यहाँ पे अपन करवा रहे हैं ना। कार्बन की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या बनती है, CO2 गैस बनती है और इस क्रिया में ऊष्मा भी निकलती है। इस क्रिया में क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये साइन दर्शाता है कि इस क्रिया में ऊष्मा निकल रही है, उत्पन्न हो रही है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। हर एक प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, है ना। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना, हर एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम लिखिए या रासायनिक संगठन। यहाँ रासायनिक संगठन भी पूछ सकता है, रासायनिक नाम भी पूछ सकता है ना। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रासायनिक सूत्र लिखा हुआ है, नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, याद रखिएगा, नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सूत्र होता है NaSCO3। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, क्रिस्टल जल किसे कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के अणुओं की संख्या, याद रखिए जल के अणुओं की जो संख्या होती है वो क्रिस्टल जल कहलाती है। क्या कहलाती है, क्रिस्टल जल कहलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, सोडियम के 2 लवणों के नाम एवं सूत्र लिखिए। देखिए, सोडियम के 2 लवण कौन कौन से होते हैं, एक होता है धावन सोडा और दूसरा होता है बेकिंग सोडा। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, धावन सोडा और बेकिंग सोडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो सोडियम का पहला लवण होता है धावन सोडा, जिसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो आपको लिखना है सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र होता है Na2CO3। याद रखिएगा, Na2CO3। ठीक, दूसरा होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम अभी मैंने बताया हुआ था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र होता है NaSCO3। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक्बारेजिया क्या है। ठीक है,
तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुसार ताज़ा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। यह एक संक्षारक एसिड है। ठीक है, HCl जो होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके 3 पार्ट होना चाहिए। और दूसरा होता है नाइट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं HNO3, इसका 1 भाग होना चाहिए। जब ये दोनों 3:1 के मिश्रण में मिलेंगे, इनसे जो पदार्थ बनेगा, जो सॉल्यूशन बनेगा, उसको बोलते हैं एक्वारेजिया। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए। देखिए, साबुन जो होते हैं दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण होते हैं। साबुन क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक जो होते हैं प्रबल अम्ल होता है इनमें और प्रबल क्षार। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के क्या होते हैं? ये लवण होते हैं। ध्यान रखिए, साबुन में होते हैं दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, अपमार्जक में प्रबल अम्ल होते हैं और प्रबल क्षार होते हैं। अपमार्जक में दोनों ही अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल होते हैं। ठीक है, दूसरा देखना, साबुन का जलीय विलयन प्राय क्षारीय होगा। क्षारीय क्यों होगा? क्योंकि ये प्रबल क्षार होते हैं, इनमें क्षार की मात्रा ज्यादा रहती है, प्रबल क्षार होते हैं, इसलिए इनका जलीय विलयन क्षारीय होगा। जबकि अपमार्जक का जलीय विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। अब ये उदासीन क्यों होगा? क्योंकि इसमें अम्ल भी प्रबल हैं और क्षार भी प्रबल हैं, तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए ये इनका जो विलयन है, अपमार्जक का जलीय विलयन जो है वो उदासीन होता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टिरीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? देखिए, जिस प्रकार अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है, ठीक उसी प्रकार अम्ल एवं एल्कोहल की क्रिया से एस्टर बनते हैं तथा जल बनता है। इस अभिक्रिया को स्टिरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर? देखो, किस किस की क्रिया से बनता है? अम्ल और एल्कोहल की जब क्रिया होती है तो एस्टर बनता है, साथ में जल बनता है, और इस क्रिया को अपन स्टिरीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण की परिभाषा लिखिए। देखिए, स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सरल कार्बनिक से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करके अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, और इस प्रक्रिया को अपन स्वपोषी पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा होता है विषमपोषी। देखो, स्वपोषी में क्या होता है? जैसे हरे पौधे होते हैं तो वो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बना लेते हैं, मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते। ठीक है, ये स्वयं बनाते हैं। जबकि विषमपोषी में क्या होता है? वे जीव जो कार्बनिक पदार्थ एवं ऊर्जा अपने भोज्य पदार्थ के रूप में अन्य जीवित या मृत पौधों या फिर जंतुओं से ग्रहण करते हैं, मतलब अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं और वहीं से उन्हें कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऐसे जो जीव होते हैं वो कैसे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया को हम विषम पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त एवं लसिका में अंतर लिखिए। ठीक है, अब देखिए, रक्त और लसिका में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, इसको सही से आप तैयार कर लीजिए, है ना। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। रक्त का रंग लाल होता है, लसिका का रंग हल्का पीला या श्वेत होता है। हल्का पीला या श्वेत होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रक्त का रंग कैसा होता है? लाल, सभी जानते हैं, और लसिका का जो रंग होता है वो हल्का पीला या श्वेत यानी कि व्हाइट होता है। ठीक है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है, अगला है, इसमें रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, अगला अंतर देखिए, रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। रक्त में क्या होती हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कम पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो रक्त है उसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कम पाई जाती हैं, जबकि लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक पाई जाती हैं। कैसी पाई जाती हैं? अधिक, ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, पादप हार्मोन का पौधों के लिए क्या महत्व है? पादप हार्मोन का पौधों के लिए क्या महत्व होता है? देखिए, पादप हार्मोन हरे पौधों की वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। पादप हार्मोन क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं, विकास में सहायक होते हैं, और पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, प्लेसेंटा क्या है? इसके 2 कार्य लिखिए। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सही से तैयार करके आपको जाना है। ठीक है, देखिए, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसके लिए जो खाना मिलता है, भोजन मिलता है, उस खाने के लिए कुछ जगह चाहिए पड़ती है ना। उसके लिए एक संरचना होती है विशेष प्रकार की, तो ये जो है उस संरचना को ही हम प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना को ही प्लेसेंटा कहते हैं, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। ठीक, इसके कार्य देखिए, यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों को
स्थानांतरण के लिए एक बृहद क्षेत्र प्रदान करता है। मतलब प्लेसेंटा क्या करता है, एक जगह देता है बच्चे के पेट में जहां से उसको भोजन प्राप्त हो सके। ठीक है, भ्रूण पदार्थों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी करता है। जो भ्रूण होता है ना, तो जो भ्रूण होता है, जो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसके, उनका निपटान भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। उनका अपशिष्ट पदार्थों का निपटान भी कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। ठीक, तो ये इसके 2 कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, मनुष्य हेतु गर्भ निरोधक क्यों आवश्यक है। ठीक है, देखो मनुष्य में गर्भ निरोधन से विकासशील देशों में महिलाओं की आय एवं स्वास्थ्य में सुधार होता है। गर्भ निरोधक देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। क्या क्या होता है, एक तो महिलाओं की आय और स्वास्थ्य में सुधार होता है, दूसरा गर्भ निरोधक जो होता है देश के आर्थिक विकास में सहायता देता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। ये आपको वहां पर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जब जनन के लिए 2 युग्म की आवश्यकता होती है तो ऐसे जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा की आवश्यकता होती है, इसमें निषेचन की क्रिया की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब 2 युग्मों की आवश्यकता होती है जनन के लिए तो वहां पर लैंगिक जनन होता है। इसमें नर एवं मादा की आवश्यकता होती है और दोनों में निषेचन की क्रिया होती है। ये क्वेश्चन अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं आपके, वहां पर पूछा गया था, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा गया था निषेचन की क्रिया। ठीक, तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिनके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका पेपर में बाहर नहीं जाएगा, है ना। बाकी दोस्तों अगर आप लाइव मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो सुबह 5:30 बजे विज्ञान की क्लास होती है साइंस की, और शाम को 7:30 बजे गणित की क्लास होती है। तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही शानदार क्लास होती है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग शाम को 7:30 बजे लाइव आएंगे मेरे साथ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।